नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम 13 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे 100% रियल हैं, ऑथेंटिक हैं। यही क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और जिनका मैं बिल्कुल 100% आंसर के साथ आपको आंसर बताने वाला हूँ। यदि आप इससे पहला वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारी वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस धर्म की है? ठीक, तो धर्म के बारे में पूछा था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ठीक है, जिसने भी लगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैन धर्म के अनुयायियों की जो संख्या है वो 0.45 करोड़ थी और यह भारत की कुल आबादी का 0.4% था। देखिए, यदि धर्म से संबंधित आया है तो आगे भी आ सकता है, इसलिए आपको सारे पॉइंट देख लेना है अच्छी तरह से। ठीक है, देखिए जो भारत की जनगणना थी उस समय 2011 के अनुसार तो 121 करोड़ थी समथिंग में। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही थी। और हिंदू की इसमें जो आबादी थी वो 96.63 करोड़ थी और मुसलमानों की इसमें जो आबादी थी वो थी 17.22% करोड़ थी। ठीक है, और जो ईसाइयों की अगर आबादी की बात करें तो इसमें थी आपकी ईसाइयों की 2.78 करोड़ और सिखों की आबादी थी आपकी 2.08 करोड़। ठीक है, और इसके साथ यदि बौद्धों की आबादी की बात करें तो जो बौद्धों की आबादी थी वो 0.84 करोड़ थी। भाई कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए सारे पॉइंट को अच्छी तरह से देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। सभी का बिल्कुल राइट आंसर होगा अधिकांश का। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल की यदि हम बात करें तो 1951 से लेकर 1956 तक का कार्यकाल इसका था। और जो हेरल्ड डोरोड मॉडल पर आधारित थी, इस योजना के जो अध्यक्ष थे उसमें तो जवाहरलाल नेहरू थे। और उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारी नंदा थे। ठीक है, उपाध्यक्ष से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अध्यक्ष से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो हो सकता है अध्यक्ष के बारे में अगला क्वेश्चन बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इसके उद्देश्य को देख लेते हैं एक बार। देखिए, इस योजना का जो उद्देश्य था तो भविष्य में बड़ी परियोजनाओं के लिए यथासंभव पूंजी को बचाना और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना और इसके साथ साथ जो प्राथमिक क्षेत्र की समग्र दक्षता में सुधार करना और साथ साथ अधिक उत्पादन भी करना इसका एक इसका उद्देश्य था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना में कितने दिन काम दिया जाता है या कितने दिन काम देने की गारंटी की बात की है? तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 100 दिन। ठीक है, इसमें जो प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन काम देने की बात की गई थी। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंटों को। ठीक है, सर्वाधिक संभावना यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा की जो शुरुआत है 7 सितंबर 2005 को हुई थी। और यह योजना हर साल किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को मांग करने पर 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी भी देती है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत में जो थी 200 जिलों में इसकी शुरुआत हुई थी और साल 2007 से 8 तक 130 जिलों में फैल गया था। और इसके साथ जब तो 1 अप्रैल 2008 तक यह जो योजना थी पूरे देश के 563 जिलों में लागू हो गई थी। उसमें जो जिलों की संख्या 563 ही थी कि इसमें 650 हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 165 में किसका उल्लेख है? ठीक है, तो अनुच्छेद 165 के बारे में पूछा गया था, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जो अनुच्छेद 65 में जो है उसमें राज्य जो है राज्य के महाधिवक्ता की के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। ठीक है, तो जिसमें लगा उसका राइट आंसर है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, यह जो है अनुच्छेद 165 आपका है भाग 6 में शामिल है और इसके अनुसार राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को राज्यपाल का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। और जो महाधिवक्ता होता है राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है और महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानून बनाने के मामले की सलाह देता है। ठीक है, राज्य सरकार को। और जो महाधिवक्ता को मिलने वाला जो पारिश्रमिक यानी कि जो वेतन होता है राज्यपाल स्वयं तय करता है और राज्यपाल किसी भी समय महाधिवक्ता को हटा भी सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन अवार्ड 1961 में पहली बार कितने लोगों को दिया गया था? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन था। ठीक, तो 20 लोगों को यह दिया गया था। देखिए, अर्जुन पुरस्कार से यदि क्वेश्चन आया तो आगे भी बन सकता है, इसकी सर्वाधिक संभावना रहेगी। ठीक, तो सारे पॉइंट अच्छी तरह से देख लेना। ठीक है, ठीक, 1961 में जो है पहली बार 20 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था और इसकी शुरुआत भी 1961 में ही हुई थी। ठीक है, और यह जो खेल है भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। ठीक है, इसके बारे में और देखते हैं कि इस पुरस्कार को पाने वाले जो पहले भारतीय क्रिकेटर थे उनका नाम है सलीम दुरानी। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए जो पहली महिला की यदि हम बात करें तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है उनका नाम है मीना शाह। और अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर हैं उनका नाम है पीके बनर्जी। ठीक है, और ये पुरस्कार पाने वाले पहले तीरंदाजी की बात करें तो कृष्ण दास थे। तथा इसके साथ यदि शतरंज की बात करें, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले शतरंज अंतर्राष्ट्रीय मास्टर जिनका नाम है मैनुअल ओरन थे। ठीक है, और अर्जुन पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले कुश्ती खिलाड़ी का नाम है उदय चंद्र। ठीक है, सभी को याद करना अच्छी तरह से। और अर्जुन पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले बैडमिंटन खिलाड़ी है मीना शाह। ठीक है, देखिए दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि पहली महिला पूछा तो भी मीना शाह और बैडमिंटन के बारे में पूछा जाए तो भी मीना शाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 क्या है? ठीक है, यानी कि 44 का संबंध किससे है? इस तरह से कि यह जो है 44 का संबंध यह
पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, जो क्या करेगा, राज्य यानी कि देश। ओके, राज्य जो है देश को संदर्भित करता है यहाँ पे। और इसके साथ देख लेते हैं, देखिए यह जो अनुच्छेद है संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है, जो कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। और ये जो है कमजोर समूह के खिलाफ भेदभाव को रोकने का भी प्रयास करता है इसके अंतर्गत। तो ओके, इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेगम अख्तर किसके लिए प्रसिद्ध थी? ठीक है, तो बेगम जो अख्तर थी वो गजल है, ठुमरी है और दादर गायन के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, बेगम अख्तर। इनके साथ साथ देख लेते हैं इसके बारे में। पॉइंट क्या था कि बेगम जो अख्तर हैं गजल, ठुमरी, दादर और गायन के लिए प्रसिद्ध थी और उन्हें मल्लिकाए गजल भी कहा जाता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं फिर, 1930 में निम्नलिखित में से क्या हुआ था? ठीक है, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इससे पूछा था, कुछ नीचे घटनाएं दी गई थी और उस शुरुआत में क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 1930 में क्या हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर बनता था कि जो 1930 में आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहला गोलमेज सम्मेलन। इसके बारे में देखिए कि पहले गोलमेज की जो शुरुआत है वो 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? लंदन के ब्रिटेन में हुआ था। उस समय हमारा देश जो है आज़ाद नहीं हुआ था। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष थे उस समय, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये थे जिनका नाम है रैमजी मैकडोनाल्ड। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, रैमजी मैकडोनाल्ड। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इसका जो उद्देश्य था कि भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना। ठीक है, जो गोलमेज जो सम्मेलन होता है क्यों रहता है? क्योंकि भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना था, भारत को डोमिनियन स्टेट सुशासन देने का भी विचार करना था उनका। ठीक है, यानी कि भारत को आज़ाद करने का भी विचार था। उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, यदि पहला गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में हुआ था। ठीक है, लगातार हुए थे। और पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, और दूसरे में देखिए जो गए थे तो गांधी जी गए थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से नहीं किया था। तीसरे में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था इसमें। ठीक है, यानी कि कांग्रेस ने किसी भी सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, गांधी जी ने दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। और भारत का सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उसका भी नाम आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। कौन थे वो? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे उन्होंने सभी सम्मेलनों में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ सकता है क्वेश्चन। टी बाला सरस्वती किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? ठीक है, तो टी बाला कृष्ण आपका जो है तो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ओके, नेक्स्ट देख, इनके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा। उन्होंने 1970 में पद्म विभूषण उनके लिए मिला तथा 1970 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका था। ठीक है, जो कि भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले तीसरा तथा दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरेक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ठीक, तो हरेक वंश का शासक के बारे में पूछा है। ठीक है, देखिए हरेक वंश की यदि बात करें तो सबसे शक्तिशाली शासक में आपको अजातशत्रु ही लगाना है। ठीक है, तो अजातशत्रु वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में देख लेते हैं कि हरेक वंश के जो राजा थे बिम्बिसार और अजातशत्रु दोनों जो थे इस वंश के सबसे शक्तिशाली प्रतापी राजा थे। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जो हरेक वंश हैं, हरेक बिम्बिसार वो हरेक वंश के संस्थापक थे और अजातशत्रु हरेक जो बिम्बिसार थी उसके पुत्र थे। ठीक है, राजा बिम्बिसार के पुत्र थे। और उसने जो थे जबरदस्ती, यानी कि अजातशत्रु ने जबरदस्ती अपने पिता से मगध का साम्राज्य हत्या लिया था और उसे कैद कर लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2024 को भारत सरकार के संसदीय मामलों और अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, किसको नियुक्त किया गया, इस तरह से क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू। ठीक है, और जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं सभी को अच्छी तरह से देख लेना एक बार। ठीक है, याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, राजश्री सिरके किस नृत्य से संबंधित है? ठीक है, राजश्री सिरके के नाम से था, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, इसलिए देखिए राजश्री सिरके से मिलती जुलती जितनी भी नाम है सभी को हम लिख के रहे हैं। ठीक है, तो राजश्री सिरके का यदि पूछा गया तो उसको आप कथक लगा सकते थे। ठीक है, राजश्री अगर वैरियर पूछा गया तो उसको आप भरतनाट्यम लगा सकते थे। ठीक है, और यदि राजश्री वासुदेवन पूछा गया हो तो आपको भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या मणिपुरी इनमें से एक लगाना था। ठीक है, राजश्री सिरके पूछा गया तो कथक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु में कौन सा एक फसल उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, तो तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु में पोंगल जो है फसल उत्सव मनाया जाता है। सबसे फेमस त्योहार है वहाँ का। ठीक है, पोंगल। इसके बारे में देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आने की संभावना सबसे ज़्यादा है इसकी। और ये जो है 4 दिनों तक चलने वाला एक त्यौहार है और यह त्यौहार सूर्य देव को समर्पित है। इसमें भरपूर फसल के लिए धन्यवाद देने के तौर पर यह मनाया जाता है तथा इस त्यौहार में पहले दिन को भोगी पोंगल। ठीक है, 4 दिन होता है, 4 दिन में अलग अलग नाम के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, पहले दिन को क्या कहते हैं? भोगी पोंगल। और दूसरे दिन को कहते हैं थाई पोंगल और तीसरे दिन को कहते हैं गट्टू पोंगल। ठीक, गट्टू होता है, मट्टू नहीं, यहाँ पे गट्टू पोंगल होता है। और चौथे दिन को कहते हैं कन्नड़ पोंगल। ओके, सभी को देख लेना अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अनमोल खैबर बैडमिंटन खिलाड़ी किस राज्य से संबंधित हैं? ठीक है, तो अनमोल खैबर हैं
वो अनमोल खैबर तो हरियाणा राज्य से संबंधित हैं, ठीक है। जो अनमोल खैबर थे उनको 2024 में बेल्जियम अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1872 ईस्वी में प्रकाशित जर्मन पत्रिका में किसकी अवसानी ज्ञात तत्वों की उनके गुणों परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर पहली व्यवस्था को प्रकाशित करता था। थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज भी हो सकता था, इसी तरह से क्वेश्चन हमको मिला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो आपको हो जाएगा तो मेंडलीफ हो जाएगा, ठीक है। तो मेंडलीफ ने अवसानी की खोज की थी, ठीक है, यानी दिमित्री मेंडलीफ ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेना। देखिए ये जो वैज्ञानिक थे वो रूसी वैज्ञानिक थे, दिमित्री मेंडलीफ को 1869 में अवसानी प्रकाशित की थी उन्होंने। और इस अवसानी में उन्होंने जो तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में इसकी व्यवस्था की थी, ठीक है। और जो हमारी जो आधुनिक अवसानी है इसकी जो खोज मोजले ने की थी, ठीक है, कब 1913 ईस्वी में। और जो आधुनिक अवसानी है इसको क्या है, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के रूप में व्यवस्थित करा गया है, ठीक है। जो मेंडलीफ वाली सारणी थी उसको द्रव्यमान के आधार पर और इसको परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारक काय और केंद्रक में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो तारक काय और केंद्र में क्या अंतर होता है, देखिए इसका तो मेन पॉइंट तो नहीं पता लगा, लेकिन आपको जो है इसके बारे में दो चार देख सकते हैं, ठीक है। जो तारक काय है कोश का एक अंग होता है, जबकि केंद्र जो है कोश का एक हिस्सा होता है। तारक काय में तारक केंद्र होते हैं, जबकि जो कोशिका होती है उसमें कोशिका विभाजन के दौरान जो दिखाई देते हैं। वहीं जो है केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं और यह जो है कोशिका विभाजन में मदद करते हैं, ठीक है। इनकी पॉइंट में से आपका एक भी कोई भी हो सकता था, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो थी इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को व्यक्तिगत आवास के निर्माण या विस्तार के लिए कितने रुपए देने की सहायता की गई थी, ठीक है। कितने रुपए देने के लिए कहा गया था। इस तरह से क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो थी जो 1.5 लाख रुपए देने के लिए कही गई थी, 1.5 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। ओके, इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।